नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। कक्षा अष्टमी, विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ 1, हमारा संविधान, दिनांक 5 अक्टूबर 2020। आप सबके लिए मंगलमय हो, शुभ हो। प्रातःकाल दिन की शुभकामनाएं, पूरा दिन आपका अच्छा निकले। हमने इस पाठ को पढ़ा, हमारा संविधान, हमारे संविधान की विशेषताएं, हमारे संविधान के लक्षण क्या थे और उसके अंतर्गत हमारे मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये हमारे संविधान में निर्मित है। क्योंकि संविधान सभा ने वो सारी बातें इसमें लिखी हैं कि जिससे हमारे देश का कानून, जिससे हमारे देश का शासन सुचारू रूप से चल सके। तो कुछ नवीन शब्दावलियां आई है, उन नवीन शब्दावलियों को आप मैं क्लियर कर रहा हूं आपके साथ। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला बिंदु है, हमारा बिंदु है शब्द संकलन, या इसको बोलते हैं नवीन शब्दावली, बोल सकते हैं इसको नवीन शब्दावली। तो सबसे पहला आता है मनमानापन। ये शब्द है, क्या शब्द है? मनमानापन। अब ये शब्द एक तरह से आपको लग जाता होगा, मनमानापन यानी मैं जो चाहूं वही हो, यानी मेरी निरंकुशता, मैं किसी से कोई सलाह नहीं लूं, कुछ नहीं, मैं जो मेरे मन में आएगी ना वो ही करूंगा, उसे कहते हैं मनमानापन। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ आप देखिए। अब जब सब कुछ किसी के फैसले, जब सब कुछ किसी के फैसले पसंद या नापसंद में चलते हैं तो उसे मनमानापन कहा जाता है। जैसे जहां नियम तय नहीं होते, तय नहीं किए गए या फैसलों का कोई आधार नहीं है, उसे मनमानापन कहते हैं। यानी कोई नियम तय नहीं है, कोई फैसला जो दे दिया, जो काम करना था वो कर लिया, वो कहलाता है मनमानापन। क्या कहलाता है? मनमानापन। अगला बिंदु है आदर्श। बिंदु है आदर्श। जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है, उसे आदर्श कहते हैं। यानी कोई लक्ष्य है या कोई सिद्धांत है जो अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है, बहुत ही अच्छे ढंग से होता है, बहुत ही अच्छे ढंग से हम उसको बताना चाहते हैं या उसकी पालना करवाना चाहते हैं, तो वो कहलाता है आदर्श। क्या कहलाता है? आदर्श। एक बार फिर सुन लीजिए। जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है। अगला बिंदु होता है राज्य व्यवस्था। इसका अर्थ है एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, यानी ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक संरचना एक तरह से व्यवस्थित है, राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। और भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है क्योंकि हमारी राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित है, हमारा शासन सही तरह से संचालित है, पूरा देश एकजुटता में बंधा हुआ है और संघीय प्रदेश कहलाता है। शासन चलाने की दृष्टि से इसको राज्यों में बांटा गया है, केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। तो ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कहते हैं। संप्रभु। इस पाठ के आधार पर संप्रभु स्वतंत्र जनता को कहा गया है कि जो जनता स्वतंत्र है, जिसको अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है, वो स्वतंत्र जनता क्या कहलाती है? संप्रभु कहलाती है। इस पाठ के आधार पर मानव व्यापार। आप जानते हैं मानव व्यापार क्या होता है? जब गैर कानूनी रूप से किसी स्त्री का, बच्चे का या किसी मनुष्य को बेच दिया जाता है, पता ही नहीं चलता, किसी को किडनैप कर लिया, कहीं से उठा लिया, उठा करके उसको बेच दिया, फिर उसका वो क्या करते हैं कोई पता नहीं। क्यों? बढ़िया व्यक्ति है, बढ़िया औरत है और बच्चा है, तो उसके अंगों को निकाल लिया जाता है। देहदान, दान करना अलग चीज, लेकिन उसके अंदर से अंग निकालना, किडनी निकाल ली, कुछ और निकाल लिया,
उसके लिए लोग उसका व्यापार करते हैं, उसे कहते हैं मानव व्यापार। औरतें बच्चों की गैर कानूनी खरीद फरोख्त से है, औरतों व बच्चों की गैर कानूनी खरीद फरोख्त से है, जिसे मानव व्यापार कहा जाता है। अब वो कैसे, कोई व्यक्ति खुद तो बिक्री जाता नहीं है, लेकिन कहते हैं किसी को किडनैप कर लिया, किसी को उठा लिया, कोई लापता है, कोई अनाथ है, तो उनका ये बड़े बड़े जो गिरोह होते हैं वो उनको दूसरी जगह भेज देते हैं और वहां उनसे या तो काम करवाते हैं या तो उनको गुलामी से काम करवाते हैं, दूसरी जगह ले जाते हैं और वहां खाना पीना नहीं देते और वहां काम कराया, दिन रात काम करे जाओ गुलामों की तरह। या आपके शरीर में कुछ नहीं बचा तो आपके शरीर से खून निकाल लेते हैं, उन आपके अंग प्रत्यंग निकाल करके भेज देते हैं और व्यक्ति उसको मार देते हैं। तो ये जो व्यापार है मानव व्यापार बहुत ही घटिया और खराब है। यदि आपको इसकी भनक मिलती है तो इसकी सूचना आपको तत्काल प्रभाव से पुलिस को देनी चाहिए कि यदि ऐसा कुछ होता है, आपको पता चलता है तो तुरंत प्रभाव से आपको इसकी सूचना पुलिस में देनी चाहिए। वो कहलाता है मानव व्यापार। निरंकुशता, निरंकुशता इसका मतलब सत्ता या अधिकारों के क्रूर और अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से है। निरंकुशता उसे कहते हैं कि व्यक्ति सलाह तो लेता है लेकिन मानता नहीं है, अपने ही विचार दुनिया पर थोपता है। कोई राजा होता है, मैंने कहा मेरा ही कानून है, मैंने जो कह दिया वो ही चलेगा, वो कहलाता है निरंकुशता। सबका समान रूप से सहयोग हो, सबका समान रूप से आदर हो और सबकी बातों का पालन हो, जो सबके लिए समान हो, तो वो तो प्रजा के लिए अच्छी होती है। लेकिन कह दिया कि मैंने जो कहा वही कानून है, मैंने जो निर्णय कर दिया वही न्याय है, तो वो कहलाता है निरंकुशता। क्या कहलाती है? निरंकुशता। धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों को अपनी इच्छानुसार मानने की प्रक्रिया। हमारा देश भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहां हमने किसी विशेष धर्म को नहीं माना, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को अपने धर्म का पालन करने की इजाजत देता है और सभी धर्मों का सम्मान करता है, आदर करता है। अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता, तो वो कहलाता है धर्मनिरपेक्षता। व्यवस्थापिका, संसद में जो कार्यों का बंटवारा होता है तो वो 3 प्रकार से होता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून निर्माण का कार्य करती है, व्यवस्थापिका कानून निर्माण का कार्य करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है, उन कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका उन कानूनों का संरक्षण करती है। यदि व्यवस्थापिका ने कोई कानून ऐसा बना दिया जो जनता के हित में नहीं है तो न्यायपालिका उस पर सवाल उठा सकती है, उसको रोक सकती है। तो इसलिए तीनों, ये आपको जो शब्दावलियां दी गई है वो आप पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, उनके प्रश्नोत्तर भी कर लीजिए। एक बार देख लीजिए जो शब्द बताए, मनमानापन, आदर्श, राज्य व्यवस्था, संप्रभु, मानव व्यापार, निरंकुशता, धर्मनिरपेक्षता, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये हमारे कुछ शब्द दिए गए थे। इन्हीं शब्दों से आप प्रश्न बना सकते हैं, इन्हीं शब्दों से आप इनके ये सामने मान के चलिए कि ये उत्तर है आपके सामने और आप प्रश्न बना सकते हैं। मनमानापन किसे कहते हैं? आदर्श किसे कहते हैं? राज्य व्यवस्था क्या है? संप्रभु किसे कहते हैं? मानव व्यापार किसे कहते हैं? निरंकुशता का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो इन सब को आप बना करके प्रश्नोत्तर भी बना सकते हैं। और आप पाठ को पढ़िए, पाठ को पढ़ने के बाद उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको अपनी कॉपी में उतारिए और काम करिए, और उस पाठ को साथ के साथ याद भी कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको उतारिए, बार बार वीडियो सुनिए, एक बार में आपको याद हो जाएगा। जितना मैंने पढ़ाया वो आप साथ के साथ चलेंगे तो आपको याद होता चलेगा। धन्यवाद।